Welcome dear friends, Laksha Camp Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we are going to discuss about postulate of Bohr's atomic theory. जो बोर एटॉमिक थ्योरी है इसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जो भी आपका एटम होता है उस एटम में जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होता है आप उसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियस बोलते हो। तो कीप इट इन माइंड, एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है वो किसका कॉम्पोजिशन होता है, न्यूक्लियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कीप इट इन माइंड, न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटॉन होता है ना ये कैसा चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और सेकंड वाला जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन है, न्यूट्रॉन है। और कीप इट इन माइंड, न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मीनिंग जो भी आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पहली बात तो किसका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेयर एज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। तो यहां पर जो न्यूक्लियस है उस पर ओवरऑल कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए देखो मैंने ये जो न्यूक्लियस बनाया है इस वाले न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज मेंशन किया है, पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया है। अब यहां पर इसकी अगर अपन बात करें फर्स्ट पोस्टुलेट बोर एटॉमिक मॉडल की, तो देखिए अपन अब इससे डील करते हैं कि जो बोर एटॉमिक मॉडल है इसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स है। सबसे पहली पोस्टुलेट देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। मीनिंग जो भी ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस विद डेफिनाइट वेलोसिटी। और जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डेफिनाइट वेलोसिटी है। इन सर्टेन फिक्स्ड क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। और यहां पर जो रिवॉल्व करेगा किसमें करेगा, सर्कुलर पाथ में करेगा। और वो सर्कुलर पाथ कैसे होगा, क्लोज एंड फिक्स्ड होगा। मीनिंग फिक्स्ड क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनाइट वेलोसिटी के साथ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और यहां पर जो आपके फिक्स्ड क्लोज्ड जो सर्कुलर पाथ आप इसको क्या बोलते हो, ऑर्बिट बोलते हो। अदरवाइज आप इसको सेल बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसको मेंशन कर सकते हो स्टेशनरी स्टेट। दीज सेल्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 और टर्म्ड एज K L M N फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो बोर की जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी है उसकी जो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है। कौन सी फॉर्म में, राउंड द न्यूक्लियस। मीनिंग जो न्यूक्लियस है इसके चारों और इसके अराउंड क्या करता है, इसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डेफिनाइट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है। और किसमें करेगा, फिक्स्ड क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में। और यहां पर जो देखो ये मैंने पाथ यहां पर मेंशन किया है, फिक्स्ड क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। और आप इन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हो, ऑर्बिट बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, अदरवाइज स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हो। अदर वर्ड में अगर आप बोलना चाहो तो जो न्यूक्लियस है इसकी स्टार्टिंग वाला कौन सा जगह K, नेक्स्ट वाला सेल कौन सा हो जाएगा L, नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा M। इसी टाइप से नेक्स्ट सेल आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, N हो जाएगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए, each orbit is associated with a definite amount of energy। यहां पर जो भी आपके फिक्स्ड क्लोज्ड सर्कुलर पाथ है इन पाथ की जो एनर्जी क्या होती है, डेफिनाइट एनर्जी होती है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इट नाइदर लूजेज नॉर गेन्स एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये बोर एटॉमिक थ्योरी का कि जब भी इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तो उस वाली कंडीशन में ना ही तो एनर्जी को गेन करेगा ना ही एनर्जी को लॉस करेगा। हेंस दीज ऑर्बिट्स आर नॉन एज स्टेशनरी स्टेट और स्टेबल ऑर्बिट्स। और इसीलिए अपन इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी इनमें इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में डेफिनाइट वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन है नाइदर लॉस एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। नेक्स्ट यहां पर देखिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
और जो आपका इलेक्ट्रॉन इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के मिड में कौन सा फोर्स वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको बैलेंस कौन करता है, इसको बैलेंस करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स whose angular momentum are in the integral multiple of the factor of h by 2 pi। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए मल्टीपल किसका, h by 2 pi का। मीनिंग h by 2 pi का जहां पर भी इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, एंगुलर मोमेंटम उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये वाली भी, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम आर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर h by 2 pi। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम वो क्या हो गया आपका mvr हो गया, और ये किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h by 2 pi का। तो यहां पर मैंने इंटीग्रल नंबर को मेंशन कर दिया n से। तो यहां पर देखिए क्या है इस वाले फॉर्मूले में, तो ये आपको फॉर्मूला आपको पता रखना है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr किसके इक्वल होता है आपका, h by 2 pi nh upon 2 pi। h by 2 pi इसका क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एंगुलर मोमेंट का, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज फिर इलेक्ट्रॉन ना आपके उन ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। अब यहाँ पर इनका टर्म्स का मीनिंग समझते हैं, m का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर आपके m का मीनिंग है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m का मीनिंग क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर रेज टू -31 किलोग्राम। तो ये आपकी किसका मास होता है, आपके इलेक्ट्रॉन का मास। तो m का मीनिंग क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर रेज टू -31 किलोग्राम। v का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन है इन सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूवमेंट करता है, रिवॉल्व करता है, तो कौन सी वेलोसिटी से करता है, डेफिनाइट वेलोसिटी से करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो डेफिनाइट वेलोसिटी है, तो v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। थर्ड है फिर आपके r का मीनिंग क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। मीनिंग जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस वाले ऑर्बिट की रेडियस है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r से। तो r का मीनिंग क्या हो गया, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। n का मीनिंग क्या है, n इज द इंटीग्रल नंबर लाइक 1 2 3 4 इज नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड n इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। मीनिंग यहाँ पर n का मीनिंग तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसका मीनिंग हो गया, और ये कैसी वैल्यू होती है, आपकी इंटीग्रल वैल्यू होती है। और n का मीनिंग क्या है, यहाँ पर n इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक जो कांस्टेंट है इसकी कितनी वैल्यू होती है ये पता रखना आपको, 6.6 इंटू 10 की पावर, मेंशन कर देता हूं मैं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर रेज टू -34, 10 की पावर रेज टू -34 जूल इंटू सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। तो ये आपको पता रखना है कि यहाँ पर जो पहली बात तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर रेज टू -31 kg, और एच का मीनिंग क्या, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर रेज टू -34 जूल इंटू सेकेंड। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल की, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ओनली व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनोदर। मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपने देखो सबसे पहली जो पोस्टुलेट के अंदर आप ये क्लियर कर चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन है इन जो डेफिनाइट जो रेडियस और डेफिनाइट एनर्जी की जो सर्कुलर पाथ है जिसको आप ऑर्बिट बोल रहे हो, अगर इनमें रिवॉल्व करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ही तो एनर्जी को गेन करता है ना ही एनर्जी को लूज करता है। लेकिन ये वाला सिस्टम कब होगा, जब भी एनर्जी में चेंजेस कब आएंगे इलेक्ट्रॉन के, तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ओनली व्हेन इट इज मूव्स फ्रॉम
वन ऑर्बिट टू अनोदर। जब भी इलेक्ट्रॉन है वन ऑर्बिट से अनोदर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। आउटर ऑर्बिट्स हैव हायर एनर्जीज while inner orbitals have lower energy। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जो न्यूक्लियस के जस्ट पास में होगा इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता जाएगा, जो आपकी एनर्जी है ऑर्बिट की वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अगर कंपेरिजन करूँ, ये मेरे पास n=1 मीनिंग ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये वाला कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्बिटल, ये कौन सा हो गया, थर्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑर्बिटल में से मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, आपके थर्ड ऑर्बिटल की है, क्योंकि न्यूक्लियस और थर्ड ऑर्बिटल के मिड में डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। और इससे लोअर एनर्जी किसकी है, सेकंड ऑर्बिटल की, और सेकंड ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी किसकी है, आपके फर्स्ट ऑर्बिटल्स की। क्लियर है यहाँ तक। तो यहीं पर आपने यही मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंजेस तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन है वन ऑर्बिट से कहां पर मूव करे, अनदर ऑर्बिट में। और साथ में ये ध्यान रखना है कि जो आउटर ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी क्या होती है, हायर एनर्जी होती है, जबकि इनर ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी कैसी होती है, लोअर एनर्जीज होती है। The energy is absorbed when an electron moves from inner orbit to outer orbit. The energy is emitted when the electron jumps from outer orbit to inner orbit. जब भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा है तो उस वाली कंडीशन में एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और जब भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में जंप कर रहा है तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। रिपीट करता हूं मैं इस वाले सेंटेंस को कि कब तो आपके एनर्जी इमिट होती है और कब आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहां पर देखिए मैं कंसीडर कर लेता हूं, जैसे मेरे पास 2 एनर्जी स्टेट है, ये वाली तो E2 जो आपकी किसकी एनर्जी हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी। और यहां पर आपकी E1 कौन सी एनर्जी हो जाएगी, आपके फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है। अगर मान लीजिए अब आपके पास ये मैं एनर्जी स्टेट मेंशन कर देता हूं, ये वाला हो गया आपका n=1, मीनिंग ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये हो गया आपका n=2 मीनिंग ये सेकंड ऑर्बिटल है, और ये हो गया आपका n=3 मीनिंग ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, आपके थर्ड ऑर्बिट हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा, कहां से मूव करेगा, हायर ऑर्बिटल या फिर आउटर ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिट में। जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन है वो n=3 से कहां पर मूव कर गया, आपके n=1 में मूव कर गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट नंबर थर्ड से कहां पर मूव कर गया, ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में। तो यहां पर देखो n=3 मीनिंग ये थर्ड ऑर्बिट है, ये वाला फर्स्ट ऑर्बिटल है, थर्ड वाले की जो एनर्जी है वो क्या होती है, ग्रेटर है। ये न्यूक्लियस यहां पर मेंशन कर दिया मैंने। और लोअर एनर्जी किसकी है, n=1 की। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिटल में मूव करता है तो उस वाली कंडीशन में एनर्जी का क्या होता है, इमिशन होता है। एनर्जी का क्या होता है, इमिशन होता है। क्लियर है। और जब भी आपका इलेक्ट्रॉन कहां से, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, जंप करता है, तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे ये मैंने कंसीडर कर लिया कि अब की बार जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट है, आपका n=1 में प्रेजेंट, और ये कहां पर चला गया, आपके n=3 में क्या कर गया, जंप कर गया। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, आपके n=1 से, और कहां पर मूव जंप कर रहा है, n=3 में। तो इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में जा रहा है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल से हायर एनर्जी की ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस वाली कंडीशन में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस वाले केस में तो जो आपकी एनर्जी है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और इस वाले केस में जो आपकी एनर्जी है वो क्या होगी, इमिट होगी। वो वाली एनर्जी क्या होगी, आपके इमिट होगी। तो ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए वापस रिपीट करता हूं, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। जब भी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो उस वाली कंडीशन में एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड थिंग देखिए, द एनर्जी इज इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट से अगर इनर ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो उस वाली कंडीशन में एनर्जी का क्या होता है, इमिशन होता है, या एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। द एनर्जी इमिटेड or absorbed in a transition is equal to differences in between the energies of the two orbits। और यहां पर देखो इसने एग्जांपल क्या कंसीडर किया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो E2 ऑर्बिट से, मीनिंग कहां पर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट से कहां पर जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो यहां पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी
या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो भी डिफरेंसेज है कहां पर आपके जो भी ट्रांजिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, उनके मिड में जो एनर्जी का डिफरेंसेज है उसके इक्वली क्या होगी, आपके एनर्जी रिलीज होगी, अदरवाइज एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो देखिए यहां पर क्या स्टेटमेंट बनेगा, द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन ए ट्रांजिशन इज इक्वल टू द डिफरेंस in between the energies of the two orbit, meaning that means E2 minus E1. Energy emitted और absorbed is in the form of quanta। और जब भी यहाँ पर एनर्जी का चाहे से इमिशन हो या एनर्जी इमिट हो, कौन सी फॉर्म में होगा, क्वांटा की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये कंसीडर कर रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट के मिड में हो रहा है, तो जो यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज आएगा, तो चेंज इन एनर्जी को मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा ई बोल दिया। किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी एनर्जी स्टेट है उनके मिड में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके E2 माइनस E1 के इक्वल हो गया। और अभी आपने क्या बोला कि यहाँ पर चाहे एनर्जी रिलीज हो चाहे से एनर्जी आपके एब्जॉर्ब हो, वो कौन सी फॉर्म में होती है, क्वांटा की फॉर्म में। और क्वांटा का मीनिंग क्या हो गया, आपके एच म्यू का फॉर्म हो गया। क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से अनदर ऑर्बिटल में जंप करता है, क्लियर है, तो उस वाली कंडीशन में जो एनर्जी चाहे से रिलीज हो चाहे से एनर्जी गेन हो, किसके इक्वल होती है, वो दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस में जो एनर्जी का जो गैप है या एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल होगी। और कौन सी फॉर्म में एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होती है, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वांटा। कीप इट इन माइंड, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से आपके हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा है, तो ऑलवेज एनर्जी का क्या होता है, इमिशन होता है, एनर्जी इमिट होगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन आपकी लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जंप करता है, तो एनर्जी क्या होगी, आपके एब्जॉर्ब होगी। Here E1 and E2 are the lower and higher allowed energy state। तो ये होती है आपके बोर की पोस्टुलेट, मीनिंग जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसकी कौन कौन सी पोस्टुलेट है, सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेगा, उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कब एनर्जी आपकी रिलीज होगी और कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और कौन सी फॉर्म में एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर आज अपन ने डील किया है पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।